पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का कैसे वोल्टेज और करंट रिलेशन है। यहाँ हम पावर के रिलेशन की बात करेंगे। पावर रिलेशन में क्या है कि ये हमारा इनपुट पावर है, क्योंकि एसी पावर है तो इसमें पावर फैक्टर भी आएगा। यहाँ भी पावर फैक्टर है आउटपुट पावर के लिए। अब ये रिलेशन जो है ये हमको कहाँ से मिला, V2। इसमें हम देखेंगे कि P इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों जो है सेम होता है। इस पावर को एक्टिव पावर कहा जाता है और रिएक्टिव पावर भी देखेंगे। दोनों केस में एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो है दोनों सेम है। तो अब जो है कि हम इसको ये V2 बाई V1 कहाँ से, बाई A कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, तो इस रिलेशन को अगर आप देखें कि V1 बाई V2 इक्वल टू A is turn ratio N1 by N2 equal to I2 by I1 equal to I2 divided by I1। तो इस रिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहां से देखा जाए तो ये V2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और A इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है V2 इक्वल टू V1 बाई A। यहाँ से हो जाएगा V1 बाई A और I2 को अगर देखा जाए तो ये I1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई I1 हो गया। तो अब इस दोनों रिलेशन को आउटपुट पावर में हम पुट करते हैं। आउटपुट पावर में इक्वेशन जो ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे V2 का जो वैल्यू है V1 बाई A पुट कर दिया गया और I2 का वैल्यू A मल्टीप्लाइड बाई I1 पुट कर दिया गया और cos थीटा, थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम है, इसलिए ये cos थीटा लिख दिया गया। A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये V1 मल्टीप्लाइड बाई I1 cos थीटा हो जाएगा, जो कि ये P इनपुट पावर के बराबर हो जाएगा। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होता है। ये वही लिखा हुआ है, द आउटपुट पावर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द इनपुट पावर। सेम वे में हम लोग क्या है, रिएक्टिव पावर के लिए भी वही काम कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करेंट एंड साइन थीटा 1 और आउटपुट रिएक्टिव पावर V2 I2 साइन थीटा 2। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वही रिलेशन अगर हम I2 और V2 वाला इक्वेशन अगर हम इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में I2 और V2 का जो पहले रिलेशन में यूज किए थे, तो ये हमारा दोनों जो है कि सेम आ जाएगा। नाउ इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे ट्रांसफार्मर का। ये मान लीजिए कि हमारा प्राइमरी साइड का वोल्टेज V1 है जो कि AC है। ये करंट हमारा प्राइमरी साइड का I1 है, ये भी AC है। ये जो दो लाइन है ये ट्रांसफार्मर का कोर के लिए, ये शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफार्मर को दिखाने का ये तरीका है कि ये जो है ये N1 यहाँ वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी का ये N1 ऐसे है और ये सेकेंडरी साइड का N2 नंबर ऑफ टर्न है। तो ये जो है ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। जो दो लाइन यहाँ दिखता है ये कोर है। N1 बाई N2 यही टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर का। ये आप देखें तो ये Z2 क्या है, सेकेंडरी साइड का लोड है और V2 क्या है, लोड वोल्टेज है। यहाँ N2 में जो वोल्टेज होगा ये E2 होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज, और N1 में जो वोल्टेज होगा वो इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 होगा। अब इस रिलेशन में अगर देखा जाए, जो सिंपल जो हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, रेसिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट। तो सेकेंडरी साइड का अगर आप देखें तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज V2 है, करंट I2 है, तो इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, V2 बाई I2 हो जाएगा। और प्राइमरी साइड के अगर हम इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V1 बाई I1, प्राइमरी वोल्टेज बाई प्राइमरी करंट। अब क्या किया इसमें कि V1 का वैल्यू जो है ये चेंज कर दिया। यहाँ पे V1 का वैल्यू V2 के टर्म में, जैसे कि हम जानते हैं कि ये रिलेशन क्या है हमारे पास, V2 बाई V1 इक्वल टू 1 बाई A है, 1 डिवाइडेड बाई A, और A क्या है आपका, टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर का। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 मल्टीप्लाइड बाई V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा यहाँ से, तो V1 का वैल्यू ये डाल दिया। सेम वे में क्या किया कि करंट का वैल्यू I1 को
जो कि करंट I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2/A हो जाएगा। इसको इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा क्या किया, ये A ऊपर चला जाएगा, अब V2/I2 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, A² हो जाएगा, ये A से मल्टीप्लाई होके। अब ये V2/I2 क्या है आपका, Z2 है, यहाँ पे मैंने Z2 डाल दिया। तो ये क्या हमको मिला कि Z2 मल्टीप्लाइड बाई A²। A क्या है, A इज द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये कि A² मल्टीप्लाइड बाई Z2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या है, सेकेंडरी इंपीडेंस है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A² से। A क्या है, टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि N1/N2 है। यानी इस वैल्यू को, इसको A² मल्टीप्लाइड बाई Z2 को, इसको जो है कहा जाता है Z2 डैश। Z2 डैश मीन्स कि ये सेकेंडरी इंपीडेंस है जिसको प्राइमरी साइड में हम ट्रांसफर करके ले जाना चाह रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। तो आपको अगर सेकेंडरी इंपीडेंस को प्राइमरी साइड में जाके देखना है उसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या करना होगा, सेकेंडरी साइड का जो इंपीडेंस है उसको उसके टर्न रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको वो इंपीडेंस निकल के आएगा जो है तो सेकेंडरी का, लेकिन देख रहे हैं किधर, प्राइमरी से। तो प्राइमरी साइड में जब हम सेकेंडरी के इंपीडेंस को देखेंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस, फॉर एग्जांपल अगर सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस होता है, सपोज करते हैं, मान लिया जाए कि सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस अगर होता 10 ओम, 10 ओम का होता है अगर सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस, और N1/N2 यानी A का वैल्यू जो है हमारा टर्न रेशियो, मान लिया जाए कि इसका वैल्यू N1/N2 अगर मान लेते हैं कि N1 जो है कि वो N1/N2, सपोज करो कि ये मान लिया जाए कि ये हमको भी ये 10 आता है, तो ये सेकेंडरी इंपीडेंस कितना है, 10। लेकिन जब इसी इंपीडेंस को हम प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा Z2 डैश जो हो जाएगा, ये A² मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, और इसको फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, जो सेकेंडरी इंपीडेंस है ट्रांसफार्मर का, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। एक्चुअल इंपीडेंस ट्रांसफार्मर का जब हम सेकेंडरी में देख रहे हैं तो वो था कितना, वो हमारा इंपीडेंस था 10 ओम। लेकिन जब इसी इंपीडेंस को हम प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं तो ये 1000 ओम हो जाएगा। इसलिए ये रिलेशन बहुत ही केयरफुली देखने का है और समझने का है, क्योंकि जब इंपीडेंस एक साइड से दूसरे साइड जाएगा या दूसरे साइड से सेकेंडरी से प्राइमरी जाएगा या प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगा तो उसका इंपीडेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये जो Z2 आया, ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज ये रहा। अब जब हम इसको सेकेंडरी से प्राइमरी में लाएंगे तो इसको Z2 डैश लिखेंगे, और Z2 डैश इज नथिंग बट इट इज A² मल्टीप्लाइड बाई Z2। ये ध्यान देने वाला बात है, ये Z2 इंपीडेंस लिखा है। अगर यहाँ रेसिस्टेंस होता तो यहाँ क्या हो जाता, इंपीडेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर रेसिस्टेंस के लिए ये बात हम लिखते तो ये A² मल्टीप्लाइड बाई R2 हो जाता है। अगर हम इसको X2 के लिए लिखते, सेकेंडरी अगर रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस है, ये लीकेज रिएक्टेंस अगर हम लिखते सेकेंडरी का प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करके X2 डैश, तो ये हमारा हो जाता A² मल्टीप्लाइड बाई X2। तो ये रिलेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही यूजफुल होगा। इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं कि जब हम प्राइमरी साइड के इंपीडेंस को, अभी हमने सेकेंडरी के इंपीडेंस को प्राइमरी में ट्रांसफर किया है, अब इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं कि वो आप करके देख सकते हैं कि प्राइमरी इंपीडेंस ये हमारा Z1 हो गया, A² मल्टीप्लाइड बाई Z2 इक्वल टू Z1 डैश हो गया। An impedance Z2 connected in secondary will appear as an impedance Z2 dash looking from the primary side। ये बहुत केयर करने वाले हैं, looking from primary side, प्राइमरी साइड से जो देख रहे हैं Z2 का वैल्यू। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। इसको हम लोग सेकेंडरी इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड भी कहते हैं। इंपीडेंस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी
if its value is multiplied by a square of the turn ratio, square of turn ratio। इसी तरह से प्राइमरी इंपीडेंस को जब हम सेकेंडरी साइड ले जाएंगे तो टर्न रेशियो से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी इंपीडेंस ये सेकेंडरी में जा रहा है और यहाँ क्या था, सेकेंडरी इंपीडेंस Z2 था जो कि प्राइमरी साइड में आ रहा है, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई है और यहाँ a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये रिलेशन जो है बहुत ही यूजफुल रिलेशन है। अब इसको हम समरी भी समराइज कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड क्या हो जाएगा, ये देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 और सेम वे प्राइमरी इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगा Z1 बाई a स्क्वायर। यानी वही इंपीडेंस जो Z2 है जब वो प्राइमरी साइड में आता है तो a स्क्वायर मीन्स N1 बाई N2 स्क्वायर, और यही इंपीडेंस जो प्राइमरी साइड में जब ये सेकेंडरी में जाता है तो टर्न रेशियो से डिवाइड हो जाता है। यानी एक साइड में जो हम इंपीडेंस देखते हैं वही इंपीडेंस हमारा दूसरे साइड में नहीं होगा, जो दूसरे साइड में देखते हैं वही इंपीडेंस हमारा पहले साइड में नहीं होगा। तो इस रिलेशन को बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ेगा। ये जो है ऐसे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, टर्न रेशियो का सिर्फ ध्यान रखना है। और ये इंपीडेंस के लिए है, तो इंपीडेंस आप जानते हैं कि Z जो है किसके समेशन के बराबर होता है, Z2 डेफिनेटली ये R2 प्लस X2 के बराबर होगा, R2 प्लस JX2। X2 ये क्यों आता है, ये R2 तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है और X2 इसलिए आता है क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर आइडियल, हम सिर्फ बात करते हैं, एक्चुअली आइडियल कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है, उसमें कुछ न कुछ फ्लक्स लीक करेगा। तो फ्लक्स लीक करने से, लीकेज करने से एक रिएक्टेंस पैदा होता है जिसको लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं और इसको X2 से डिनोट करते हैं। तो हम X2 भी जब ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में, जो कि पहले मैंने बताया, तो ये a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई X2 हो जाएगा। और R2 को जब हम ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी से प्राइमरी साइड में तो वो R2 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसके वैल्यूज क्या होते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में अलग अलग होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ट्रांसफार्मर में जिसको कहते हैं डॉट कन्वेंशन इन ट्रांसफार्मर। डॉट कन्वेंशन का क्या मीनिंग है, इफ प्राइमरी वोल्टेज इज पॉजिटिव एट द डॉटेड एंड ऑफ द वाइंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू अनडॉटेड एंड। ये वाला जो हमारा है डॉटेड पॉइंट है और ये अनडॉटेड पॉइंट है और ये डॉटेड पॉइंट सेकेंडरी में है। यानी कि जिस समय यहाँ पे प्लस होगा तो एट द सेम टाइम यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ये डॉट ये इंडिकेट करता है ट्रांसफार्मर का कि जब यहाँ पॉजिटिव हो रहा होगा तो उसी समय सेम टाइम यहाँ भी पॉजिटिव होगा। अगर ये डॉट यहाँ होता तो जिस समय यहाँ पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। सेकेंडरी विथ voltage polarity at the same with respect to the dots on each side of the transformer. The current entering dotted terminal produces flux in the same direction. अब इसमें ये डॉट का मतलब है यहाँ से प्राइमरी साइड में करंट क्या है, एंटर करता है डॉट से और सेकेंडरी साइड में डॉट से करंट बाहर निकलता है। तो ये दो चीजें हैं डॉट के लिए कि जब यहाँ डॉट है तो सेम टाइम ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव होगा। तो डॉट पोलैरिटी जो है ये इंडिकेट करता है कि जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जब निगेटिव है तो निगेटिव। एंड प्राइमरी साइड में करंट जो है इनपुट इस साइड से होगा और सेकेंडरी में हमारा करंट इस साइड से आउटपुट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और उसके रेसिस्टेंस वगैरह कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो इसमें हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का जो रिलेशन है वो हम एक बार समराइज कर देते हैं कि V1 बाई V2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1 होता है। करंट का है इनवर्स रिलेशन है N1 बाई N2 से और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है। फिर हमने ये देखा कि एक्टिव पावर यानी V1 I1 cos थीटा इक्वल टू V2 I2 cos थीटा होता है। प्राइमरी पावर इनपुट इक्वल टू सेकेंडरी पावर आउटपुट के बराबर होता है एक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर भी दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखा। नेक्स्ट अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी लास्ट में हम सॉल्व करेंगे।